बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं, मतलब कि एसीएम कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, IEEE कोड ऑफ एथिक्स वगैरह क्या होता है। इनके बारे में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, तो इनके बारे में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए या फिर आप इसको प्रोफेशनल लाइफ में भी देखेंगे तो बहुत हेल्पफुल है। और वहाँ आपको ये यानी कि पेपर पॉइंट में इम्पोर्टेंट तो है ही है, इसके साथ अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में आप काम कर रहे हैं या लीडर वगैरह हैं तो वहाँ आप कोई भी गलत काम करेंगे तो आपको बताता नहीं, वो बताएंगे नहीं, बल्कि आपको जब आप गलत काम कर बैठेंगे तो उसके बाद आपको कहते हैं कि ये आपको कोड ऑफ एथिक्स में वगैरह में ये लिखा हुआ कि आपने इसको ऐसे जो है ये करना था, आपने ये चीज़ गलत की है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम इसके बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स क्या था, प्रोफेशनल वर्ड क्या था। प्रोफेशनल प्रोफेशनल यानी कि प्रोफेशन आपका क्या था, पेशा, यानी कि जो किसी भी पेशे में एक्सपर्ट होता है, जिसका एक्सपीरियंस होता है किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी पेशे में, तो वो उस आदमी को प्रोफेशनल कहते हैं। उस पेशे का, उस प्रोफेशन का वो बंदा जो एक्सपर्ट होता है वो उसको प्रोफेशनल कहा जाता है। तो प्रोफेशनल एथिक्स अब क्या है। प्रोफेशनल एथिक्स मतलब कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड वगैरह जो होता है वो आपका प्रोफेशनल एथिक्स में आता है। तो यानी कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या आता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर वगैरह हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आप वर्क कर रहे हैं, लोगों के साथ कैसा रवैया है, कैसे बातचीत है, और कस्टमर के साथ कैसे आपकी बातचीत वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल एथिक्स में आती हैं। तो इसके बाद हम इंट्रोडक्शन वगैरह जानेंगे IEEE कोड ऑफ एथिक्स के बारे में, ACM कोड ऑफ एथिक्स से कुछ रियल लाइफ सिनेरियोज वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आया था लॉ वगैरह क्या होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके, फिर भी हम इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो लॉ क्या था, कानून, मतलब कि ये हमारे पास रूल्स दैट मैंडेट और प्रोहिबिटेड सर्टेन बिहेवियर इन सोसाइटी, मतलब कि किसी भी सोसाइटी में जो सर्टेन बिहेवियर होता है उनको प्रोहिबिट करना यानी कि उनको रोकना लॉज में आता है। तो ये लॉज कौन बनाता है, ये कोई भी जो नहीं कि गवर्नमेंट जो है लॉज जो है वो बनाती है। किसी भी सोसाइटी वगैरह के, किसी भी माशरे, किसी भी मुल्क या किसी कंट्री के जो लॉज होते हैं वो हमेशा गवर्नमेंट जो है वो बनाती है। और जो लॉ रूल्स को तोड़ता है उसके खिलाफ उसको जहाँ जेल जाना पड़ता है या जुर्माना वगैरह अदा करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है किस तरह के उसने जो है लॉ को तोड़ा, किसके तरह के रूल्स को तोड़ा है। तो जो लॉज होते हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से बनाए जाते हैं। उसके बाद मॉरल वैल्यूज आया था। मॉरल वैल्यूज द फिक्स्ड मॉरल एटीट्यूड आर कस्टमर ऑफ अ पार्टिकुलर ग्रुप। पार्टिकुलर ग्रुप हो सकता है या फिर कोई कम्युनिटी हो सकती है, या फिर आप कह सकते हैं कोई रिलीजियस ग्रुप वगैरह। इन सारी चीज़ों का कोई एटीट्यूड कैसा, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। मतलब कि 5-10 लोगों का ग्रुप कह लें, कोई रिलीजियस ग्रुप कह लें। जैसे कि इस्लामिक ग्रुप की अगर बात करें तो इनके इस्लामिक ग्रुप में एटीट्यूड क्या आता है कि इस्लामिक ग्रुप में कहा जाता है कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो अगर आप बड़ों की इज्जत करते हैं तो आपके मॉरल वैल्यूज़ में, अगर आप नहीं करते तो आपने मॉरल वैल्यूज़ को के खिलाफ वर्क किया है। तो ये हमारे पास जैसे कि आपको कहते हैं कि आपकी तरबियत ही ठीक नहीं, अगर आपको गलत काम कहते हैं कि आपकी तरबियत में ही नहीं ठीक की गई, तो ये मॉरल वैल्यूज़ में आता है। तो उसके बाद हमारे पास आता है एथिक्स क्या आता है, डिफाइन सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। जो ये हमारे पास ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर को डिफाइन करता है। ऐसा बिहेवियर जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है वो एथिक्स में आता है। यानी इसमें सारे पॉजिटिव बिहेवियर आए, यानी कि जितने भी आप में पॉजिटिव बिहेवियर वगैरह होते हैं वो आते हैं। तो एथिक्स मतलब आप माशरे में किसी की हेल्प करते हैं तो ये आप अच्छा काम कर रहे हैं, ये आपके एथिक्स में आ रहा है। देखिए एथिक्स में ये है कि आप माशरे में यानी कि किसी के घर जाना, यानी कि कोई मर्द है या औरत है, कोई भी किसी के घर नहीं जा सकता उसकी इजाज़त के बगैर। अगर आप किसी के घर में एंटर होते हैं तो आपने एथिक्स के खिलाफ काम किया, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको जो आपके माशरे में अच्छी चीज़ समझी जाती है वो आपको करनी है, इसकी अपोजिट आपको काम करेंगे तो आपके एथिक्स में वो नहीं आएगा, तो आप एथिकली रॉन्ग होंगे। तो कोड ऑफ एथिक्स में हमारे पास आता है, यानी कि कोड ऑफ एथिक्स मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो इसको इस्टेब्लिश करती हैं। वो मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाया। तो इसमें सबसे पहले प्रोड्यूस
पॉजिटिव इफेक्ट ऑन जजमेंट, यानी कि जो जजमेंट जो फैसले वगैरह होता है उस पर ये क्या जो कोड ऑफ एथिक्स की वजह से पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। यानी कि जो मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ वगैरह आते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के, उन्होंने किसी भी चीज़ पे ऊपर फैसला करना होता है, अगर वो कोड ऑफ एथिक्स को मद्देनजर रखते हुए करेंगे तो उस पर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। यानी कि जो जजमेंट जो फैसला कर रहा है वो करप्शन वगैरह ना करें, ये सारे इसमें ये आ जाता है। उसके बाद हमारे पास एस्टैब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल टू एक्ट एथिकली अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ देयर एम्प्लॉयज प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉज ऑफ सोसाइटी। यानी कि जो एक प्रोफेशनल है वो उसकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और उसने एथिकली यानी कि एथिकली अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ देयर एम्प्लॉयज प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉज ऑफ सोसाइटी वगैरह के मुताबिक कैसे उसने बिहेव्स करना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप डिसमिनेट एंड एनफोर्स पॉलिसीज। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी जो रूल और रेगुलेशन जो डेवलप किए गए इनिशियल बनाए गए हैं, बनाने के बाद डिसमिनेट यानी कि लोगों तक पहुंचाना उसको, और जब लोगों तक सिर्फ पहुंचा के उसको छोड़ ही नहीं देना बल्कि उसको इन्फोर्समेंट भी करना, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट भी करवाना गवर्नमेंट या कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है। जैसे कि आपको पहले देखने में पाकिस्तान में लाहौर में मिल रहा होगा कि हेलमेट पहनना ज़रूरी था, लेकिन 200 रुपया चला था, लोगों कोई भी उस पर वर्क नहीं करा, यानी कि डेवलप उसको किया गया था, डिसमिनेट लोगों तक पहुंचाया भी गया था, लेकिन लोगों ने उसको वहाँ इन्फोर्समेंट नहीं की गई थी, यानी कि लोगों को लाजमी नहीं किया गया। तो आप 1000 रुपया चलाना तो हर एक लाहौरी यानी कि देखेंगे तो वहाँ रोड वगैरह पे तो हर एक ने हेलमेट पहना, तो यहाँ क्या इन्फोर्समेंट भी करवाई गई, जो यानी कि रूल्स और रेगुलेशन वगैरह जो स्टैब्लिश किए गए जो कोड ऑफ एथिक्स में था, यानी कि डेवलप तो किया गया, डिसमिनेट भी किया गया, लेकिन उसको इन्फोर्समेंट करवाना भी इसमें शामिल होता है। उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स के गोल कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो अगर आप ये कोड ऑफ एथिक्स अच्छी तरह कर लेंगे तो आप यानी कि आईट है कि कोड ऑफ एथिक्स, यहाँ पे एशियन कोड ऑफ एथिक्स वगैरह भी सेम होगा, तो आपको ये गोल्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारे पास टोटल ये 9 डिफरेंट केसेस आ सकते हैं। तो यानी कि अब ये हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स के गोल्स क्या, हमें कोई भी डिसीजन मेकिंग जो हमने करनी है तो उसमें हेल्प आउट करता है। यानी कि अगर इनके खिलाफ कोई भी सॉफ्टवेयर, अगर कोई कस्टमर वगैरह में कहता है कि सॉफ्टवेयर बना दे या कोई इस तरह की कोई और चीज़ कहता है, अगर वो इन 9 में से कोई भी इस तरह का काम किया, अगर उसमें आप वो काम नहीं भी करेंगे तो आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के यानी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि आपको कोड ऑफ एथिक्स ने कहा कि इन चीज़ों का अगर कोई आपको यूज़ करने का कहे तो आपने यूज़ नहीं करना, तो इसीलिए आपको कुछ भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह क्या, तो बहुत डिटेल के आगे डिस्कस इसको करने वाले हैं। तो आप इंटेलेक्चुअल मतलब कि आप हमारे आउटलाइन में ये इस पे पूरा एक वीक है तो उस पर डिस्कस करें। तो अब बताऊँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये कोई चीज़ नज़र तो नहीं आ रही कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब कि ये मोटरसाइकिल कार की तरह तो नहीं है जो जिसको हम कोई यूज़ करेगा तो हमें पता चलेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब कि आप अपने जहन वगैरह से अपने माइंड से जो चीज़ें बना, जैसे सॉफ्टवेयर कोई वगैरह बनाते हैं, जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो असल में आपका वो सॉफ्टवेयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो कोई भी बंदा आपसे इजाज़त लिए बगैर उसको यूज़ नहीं कर सकता, अगर वो यूज़ करेगा तो वो कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ वर्क करेगा। तो अगर आपको कोई इस तरह का कहेगा तो आप सिंपली बता सकते हैं कि आपने ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरी है, इसको यूज़ नहीं किया, तो आप इसके मुताबिक अगर नहीं भी कोई काम करेंगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कहेगी और बल्कि आपको कहेगी कि आप इसको हर एक चीज़ के बारे में पता है, तो इसलिए आपको इन चीज़ों के बहुत ध्यान रखना होगा, तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो सिंपल उसके बाद प्राइवेसी मतलब कि अपनी चीज़ों की हिफाजत वगैरह करना, ये प्राइवेसी में आ जाती है। जैसे कि आप कह सकते हैं यार मेरी चीज़ों की प्राइवेसी नहीं है, कोई जिसका दिल का जो चीज़ उठा लेता है, तो प्राइवेसी होनी चाहिए। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह भी इसमें आती है। कॉन्फिडेंशियल मतलब कि कोई हर एक किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह कॉन्फिडेंशियलिटी उसकी होनी, किसी को बता यानी कि शेयरिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का मसला। सिक्योरिटी वगैरह में ये होता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी आपको जैसे कि पासवर्ड वगैरह का आपको पता है कि मेरे जो पासवर्ड मुझे ही पता है, किसी और को नहीं पता, तो मेरा फेसबुक वगैरह कोई और यूज़ नहीं कर सकता, तो आप वहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी आपको होती है। लेकिन अगर कोई उसको यूज़ करे तो आपको वो ब्रेक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी में चला जाता। तो कॉन्फिडेंशियलिटी
इस चीज़ को कहते हैं। उसके बाद आता है प्रोफेशनल क्वालिटी, यानी कि कोई भी चीज़ है उसकी प्रोफेशनल क्वालिटी को होनी चाहिए। जैसे कि आप कोई भी मार्केट वगैरह में कुछ चीज़ खरीदते हैं तो उसके कहते हैं कि इसकी यार क्वालिटी अच्छी नहीं है, चीज़ अच्छी नहीं है। तो आप जो भी प्रोडक्ट वगैरह बना रहे हो उस चीज़ को देखते हुए ऐसा लगना चाहिए कि किसी प्रोफेशनल ने वो चीज़ बनाई, यानी कि उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा फेयरनेस और डिस्क्रिमिनेशन, फेयरनेस और डिस्क्रिमिनेशन को हमने एलिमिनेट करना है, यानी कि फेयरनेस और डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है। फेयर एंड लवली तो नहीं कह रहा, फेयरनेस के बारे में, यानी कि फेयरनेस हुसन वगैरह या इसकी तौर पर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन फ़र्क वगैरह निकालना, ये सारी चीज़ें, यानी कि फेयरनेस और डिस्क्रिमिनेट जहाँ भी आपको नज़र आएगा उसको आपने ख़त्म करना है। अगर आपको कहता है कि फेयरनेस और डिस्क्रिमिनेशन के बारे के हिसाब से कोई सॉफ्टवेयर बनाना तो इसको आपने नहीं बनाना। तो ये आगे मैं आपको यानी कि इसका सिनेरियो वगैरह भी दिखाऊंगा कि किस तरह ये हमारे फेयरनेस और डिस्क्रिमिनेशन वगैरह का आता है। ये तो सारी इसके देखेगा आगे मजीद। तो लाइबिलिटी वगैरह, यानी कि लाइबिलिटी आप कितना ऑर्गेनाइजेशन को आउटपुट दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं, 50 कितना आउटपुट, यानी कि आपकी जो जिम्मेदारी है, आपकी जो लाइबिलिटी है वो आप पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह आ जाती है। उसके बाद सॉफ्टवेयर रिस्क वगैरह क्या है ये आ जाती हैं। उसके कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि आप अपने पर्सनल फ़ायदा के बारे में सोच रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट वगैरह के बारे में नहीं सोच रहे, किसी और लोगों के बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ और सिर्फ आप अपने ही इंटरेस्ट के बारे में, अपने ही फ़ायदे को देख रहे होते हैं। तो इसका मतलब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ लोग होते हैं, एक दूसरे के पाँव खींच रहे होते हैं, पाँव खींचने मतलब कि एक दूसरे को नीचा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा अगर कोई अपने फ़ायदे का सोच रहे तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह में आता है। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर यूज़, यानी कि अगर आपके दोस्त का भी कंप्यूटर है तो अगर वो आपको यूज़ करने की इजाज़त, उसकी इजाज़त के बगैर उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर कहते हैं तो ये आप जो कोड ऑफ एथिक्स के गोल के ख़िलाफ़ वर्क कर रहे हैं। तो जैसे कि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर वगैरह भी हैं तो जब तक आपको ये ऑथोराइज नहीं है कि आप किसी का लैपटॉप वगैरह किसी की कोई चीज़ यूज़ कर सकें तो आपको वर्किंग यूज़ नहीं करनी चाहिए। उसके बाद कोड IEEE कोड ऑफ एथिक्स वगैरह के बारे में, तो IEEE स्टैंड्स फॉर हमारे पास आ जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो इसमें हमारे पास इसको कैटेगराइज के थ्रू यानी कि किया गया, कैटेगराइज में मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। तो क्या IEEE कोड ऑफ एथिक्स मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं और उन कैटेगरी में कुछ पॉइंट्स आते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरीज आ जाती है एक्शन। तो एक्शन में मजीद हमारे पास 2 पॉइंट्स आते हैं, यानी कि पब्लिक और उसके बाद क्लाइंट एंड एम्प्लॉय। तो पब्लिक इंटरेस्ट वगैरह में यह आता है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह जो बनाएं तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। इसी तरह दूसरा भी ये भी आप बता रहे हैं कि जो भी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर बनाए वो क्लाइंट और एम्प्लॉय के भी इंटरेस्ट में। तो सिंपल ये है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जो भी सॉफ्टवेयर बनाए वो पब्लिक, क्लाइंट और एम्प्लॉय सबके इंटरेस्ट वगैरह में हो। अगर वो इन तीनों के इंटरेस्ट में है तो उसको बनाना चाहिए, अदरवाइज उसको वो सॉफ्टवेयर नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आप पब्लिक के किसी लोगों के इंटरेस्ट में कुछ सॉफ्टवेयर है ही नहीं तो उसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसको कोई यूज़ ही नहीं करेगा तो उसके बनाने का क्या मकसद। तो ये इसको कहते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट में क्या था कि यानी कि जो आप कोई भी जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड को मीट, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को मीट करें। यानी कि जो भी प्रोडक्ट जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड पे बना होना चाहिए। अगर आप उसको स्टैंडर्ड पे नहीं बनाएंगे तो आपकी कॉस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा उस पर बाद में आती है। तो क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर में बग्स वगैरह आते हैं। तो वो बग्स क्यों आते हैं, वो एरर क्यों उसमें ज़्यादा जनरेट हो रहे होते हैं। तो वो बग्स आने की वजह यही है कि आपने जो स्टैंडर्ड, जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड उस चीज़ के होते हैं उनको फॉलो नहीं किया होता। तो आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप कितने मशहूर हैं लेकिन इनकी भी एग्जांपल है। तो दिन ब दिन इनके अपडेट्स आते हुए आपको नज़र आएंगे। तो ये इनके जो अपडेट्स वगैरह हैं ये बग्स वगैरह स्टैंडर्ड को इसको उन्होंने फर्स्ट टाइम फॉलो नहीं किया तो ये आ जाती हैं। तो मज़ीद इसको आगे मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हियरार्ची आ जाती है। तो हियरार्ची में मज़ीद 2 चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट चीज़ जो हमारे पास जजमेंट आ जाता है।
तो जजमेंट मतलब कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो जो कोई भी वो फैसला करें उनको इंडिपेंडेंट होकर करें। जजमेंट मतलब कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल मेंटेन इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस इन देयर प्रोफेशनल जजमेंट। मतलब कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो कोई भी फैसला करें वो इंडिपेंडेंट होकर करें। जब वो क्योंकि अगर वो डिपेंडेंट होंगे मतलब कि उनके ऊपर कोई प्रेशर वगैरह होगा, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं या फिर क्लाइंट हैं या फिर कुलीग्स हैं, फ्रेंड्स या फिर जो मैनेजर वगैरह होता है, टीम लीडर होता है, कोई भी अगर उस पर फोर्सफुली कोई भी यानी कि फैसला करवाएगा तो वो बेशक फैसला अच्छा नहीं होता। तो उसमें वो हमारे पास इसीलिए कहा जा रहा है कि जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा उसको जो भी डिसीजन करना होगा वो अपनी मर्जी यानी कि जजमेंट जो भी करनी होगी वो इंडिपेंडेंटली हो। उसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट। तो चूँकि ये हिरार्की में बात की जाए तो हिरार्की में ये मैनेजमेंट आई थी, तो इसमें देखें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर्स एंड लीडर्स शैल subscribe to and promote an ethical approach to the management of software development and maintenance। तो इसमें जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हायरार्की मतलब कि एक कहने के एक टीम लीडर होता है और उसके बाद लीडर यानी कि टीम वर्कर्स वगैरह उसमें आ जाते हैं। तो जो लीडर होता है उसको चाहिए कि दूसरों के यानी कि जो वर्कर्स वगैरह के एथिकली उनके साथ बिहेव करना चाहिए, और जो वर्कर्स वगैरह जो टीम होती है उनको जो यानी कि जो लीडर होता है उसका हुक्म वगैरह जो उसको वो बात कह रहा है लीडर उसको माननी चाहिए। अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे तो कैसे वो वर्क कर पाएंगे। यानी कि जो लीडर होता है वो उसको भी यानी कि एथिकली बिहेव करना चाहिए कि यानी कि उनको कोई भी काम यानी कि जो वर्कर्स टीम उनके ऊपर है वो तो उनको जो मर्जी काम उनसे करवा ले, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हाथ दोनों को अपने अपने जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको देखते हुए और जो उनके एथिकली उनको हक दिए गए हैं वो उन्हीं का यूज़ करें और इलीगली किसी चीज़ का यूज़ ना करें। तो ये हमारे पास मैनेजमेंट आ जाता है। उसके बाद हमारे पास पेयर्स आता है। तो पेयर्स कैटेगरी में हमारे पास प्रोफेशंस आता है। तो पेयर्स मतलब कि जैसे कि अभी हम आपको टीम वगैरह के बारे में, तो टीम में असल में एक पेयर्स उनको कह सकते हैं यहाँ पे। तो प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शैल एडवांस द इंटीग्रिटी एंड रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन कंसिस्टेंट विद द पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह हैं उनको इंटीग्रिटी यानी कि जो पब्लिक इंटरेस्ट वगैरह आती है उनकी इंटीग्रिटी और रेपुटेशन वगैरह का भी ख्याल रखना चाहिए। एक सिंपल इसमें आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि दो लोग हैं तो उन दो लोगों को कहा गया कि इकट्ठे उन्होंने कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना होता है, तो वो अगर आप एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो वो कैसे कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाए। यानी कि एक प्रोफेशनल की अगर इज्जत ही नहीं है तो उसको वो प्रोफेशन में काम करने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ यानी कि इज्जत का यानी कि प्रोफेशनल की इज्जत भी होनी चाहिए, जो प्रोफेशनल इंटरेस्ट वगैरह भी, और साथ साथ पब्लिक इंटरेस्ट वगैरह को देखना चाहिए। तो इसमें लास्ट जो इसका पॉइंट आता है वो कलीग्स वगैरह आते हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल बी फेयर टू एंड सपोर्टिव ऑफ देयर कोलीग्स। तो यानी कि आप कोलीग्स वगैरह मतलब अगर आपसे कोई हेल्प वगैरह मांगता है तो आपको उसकी हेल्प वगैरह भी करनी चाहिए। तो इसमें जो लास्ट हमारे पास आता है वो सेल्फ, मतलब कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर तो वगैरह तो आप बना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप सेल्फ यानी कि आप कितना लर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी वगैरह एक जगह पर नहीं रुकी, क्योंकि ये एडवांस होती जा रही है। तो अगर आप अपने आप यानी कि सेल्फ नहीं सोचेंगे, यानी कि अगर आप एडवांस लेवल के ऊपर भी साथ साथ स्टडी नहीं करेंगे तो जो टेक्नोलॉजी वो ओल्ड हो जाएगी, उस पर वर्क ही नहीं होगा। तो जब वो उससे नई टेक्नोलॉजी अगर आपको उसके बारे में वर्क ही नहीं आएगा तो ये चीज़ें भी को देखनी है। यानी कि आपको साथ साथ लर्न भी करना चाहिए, आपके अपने बारे में सोचना चाहिए, यानी सिर्फ आप सॉफ्टवेयर ही बनाते रहें और वही चीज़ें देखते रहें। तो प्रिंसिपल ऑफ IEEE कोड ऑफ एथिक्स में आता है वही चीज़ें जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। यानी कि ये प्रिंसिपल जो अभी ये सारी चीज़ें देखें ये वही हैं, यानी कि इनको थोड़ा सा सिंपल वर्डिंग में वही आ जाता है कि एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि कोड ऑफ एथिक की जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट होते हैं उनको पब्लिक के क्लाइंट के यहाँ पे एम्प्लॉयज़ वगैरह के जो इंटरेस्ट है उनको देखना चाहिए, प्रोडक्टिविटी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट यानी कि जो भी फैसले किए वो ज़्यादातर यानी मैनेज एथिकली, यानी कि जो मैं अभी आपको बताया कि एथिकली जो मैनेजर वगैरह था उसको बिहेव करना चाहिए। उसके अलावा प्रोटेक्ट इंटीग्रिटी ऑफ प्रोफेशन, तो जो प्रोफेशन की इंटीग्रिटी उसकी हिफाजत वगैरह करनी चाहिए। और सपोर्ट कोलीग्स, यानी कि अगर हमसे कोई हमारे जो साथ वर्कर हैं उनको अगर हमसे मदद मांगे तो उसकी करनी चाहिए, हेल्प आउट करनी चाहिए। तो उसके बाद लाइफ लॉन्ग लर्निंग वगैरह, तो ये हमारे पास
लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो आपने अभी लास्ट पे जो पढ़ा है ये वही बताया जा रहा है आपको कि आपको लर्निंग भी साथ साथ अपने करनी है। ये नहीं कि आप सिर्फ जो सॉफ्टवेयर जिस टेक्नोलॉजी में वर्क कर रहे हो वही उसी पे बैठे रहें, आगे कोई वर्क आप करें ही ना। तो उसके बाद हमारे पास आता है एशियन कोड ऑफ एथिक्स। तो इससे जितने भी हमारे पास IEEE की कोड ऑफ एथिक्स जो कम्प्लीट हुआ, ACM हमारे पास एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी हमारे पास आ गई है। तो ACM स्टैंड्स फॉर कंप्यूटिंग एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग। तो ACM कोड ऑफ एथिक्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं, यानी कि एक जर्नल के, तो जर्नल फिर हमारे पास प्रोफेशनल और लीडरशिप के हिसाब से आती हैं। तो सबसे पहले हम इसको जर्नल के हिसाब से देखेंगे, यानी कि एज एन ACM मेंबर आई विल, यानी कि एक ACM मेंबर होने के नाते मैं क्या करूँगा, आई विल कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड ह्यूमन वेल बीइंग, यानी कि मैं जो भी काम करूँगा वो सोसाइटी और इंसानों के जिनके फ़ायदे के लिए, ह्यूमन के फ़ायदे के लिए काम करूँगा। इसकी आई विल अवॉइड हार्म टू अदर, यानी कि मेरी वजह से किसी को मैं कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, मेरी तरफ से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। आई विल बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्टी, यानी कि मैं अब बिल्कुल ईमानदार और ट्रस्टवर्थी के साथ जो भी काम करूंगा। तो जैसे कि सिंपल, अगर आपके पास आप अगर एक भी अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपकी ट्रस्टवर्थी चली जाती, ट्रस्ट आप पे नहीं कहता। तो मैं आपको सिंपल बता दूं, तो झूठ तब तक झूठ होता है जब तक कि वो पकड़ा जाए। जिस दिन झूठ पकड़ा था उस दिन वो झूठ होता है, अदरवाइज वो झूठ नहीं होता। तो इसीलिए जिस दिन वो झूठ पकड़ा गया आपकी ट्रस्टवर्थी भी खत्म हो जाती है। तो आपको कि आई विल बी नेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी, यानी कि ये आई विल मतलब कि आपसे जैसे कुछ सिग्नेचर, आप कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह होता है, यहाँ पे आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आप इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए थे, वो आपको रीड करते हैं, उसके बाद आई एग्री विद होता है। तो ये भी उसी के हिसाब से होता है, लेकिन आप बेसिकली हम तो पढ़ते नहीं है, लेकिन हमें वो पढ़ना चाहिए। तो ये वही चीज़ें आ रही हैं। तो इसके बाद आई विल बी फेयर एंड टेक एक्शन नॉट टू डिस्क्रिमिनेट, यानी कि अगर मुझे कोई डिस्क्रिमिनेट करने का अगर कोई मौका मिलता है तो मुझे डिस्क्रिमिनेट मैं नहीं करूँगा, या फिर कोई डिस्क्रिमिनेट हो रहा है तो उसके खिलाफ मैं एक्शन लूँगा। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। यानी कि देखें, अगर आपका जो बॉस है वो क्या करता है कि किसी और की तनख्वाह में इजाफा करे, लेकिन आपकी तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं करता, तो आपको वहाँ एक्शन लेना चाहिए। या कोई और गलत एक्टिविटी, कोई चीज़ किसी को कोई बेच रहा है चोरी, किसी को पता नहीं है, तो वहाँ आपको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता, बहुत कम एक्शन, क्योंकि जो एक्शन लेता है उसको जॉब से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो आपका बॉस है। इसलिए तो आपको एक्शन वहाँ लेना चाहिए बेसिकली। ये नहीं कि आप अगर एक्शन नहीं भी लेते तो आपको अपनी आउटपुट कंप्लीट देनी है, यानी कि ये नहीं कि उसकी तनख्वाह वगैरह में इजाफा कर दिया गया, जबकि वो भी मेरे साथ उतने ही टाइम में जॉब करता है, वही सब कुछ करता है, तो मैं अपनी आउटपुट पूरी नहीं दूंगा। तो आपको अपनी आउटपुट पूरी देनी चाहिए। एक्शन लें या ना ले एक लहरा चीज़, लेकर यहाँ जो कहा जा रहा है कि मैं इसको इलीगल यानी कि डिस्क्रिमिनेट वगैरह हो रहा तो मैं वहाँ एक्शन लूँगा। उसके बाद आता है आई विल ऑनर प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूडिंग कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स। अब कॉपीराइट और पेटेंट्स में पूरा हमारा चैप्टर आएगा, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। कॉपीराइट मतलब कि किसी की कोई किसी का अगर आप कोई चीज़ जो है वो यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि अगर आप ये मेरा ट्यूटोरियल उठाकर यूट्यूब पर कहीं और इसको अपलोड करेंगे तो आपको कॉपीराइट का इशू देगा। यहाँ पर जैसे कि प्लेजरिज्म वगैरह, यानी कि आपको किसी का कंटेंट वगैरह कोई चीज़ उठाकर यानी कि उसको अपने कंटेंट में यूज़ करते हैं तो वो चीज़ें आती हैं। पेटेंट भी इसी तरह परचेज किया जाता है कुछ ईयर्स के लिए, तो ये इसके डिटेल में आपको बताऊँगा। अभी यहाँ वो बहुत लेंथी पहले ही ट्यूटोरियल हो जाए, तो मैं इन चीज़ों पर टाइम नहीं वेस्ट करूँगा कि आगे इसको सिंपल आपको बताएं। यानी कि जो भी कॉपीराइट और पेटेंट्स वाली चीज़ें हैं उनके मैं इज्जत करूंगा, उनके अगर वो मुझे इजाज़त देंगे चीज़ को यूज़ करना मैं करूंगा, अदरवाइज उनका यूज़ नहीं करूंगा। आई विल गिव प्रॉपर क्रेडिट फॉर इंटेलेक्चुअल, यानी कि जिसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी मैं उसका क्रेडिट होगा उसको देकर हुई उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। आई विल रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर, यानी कि दूसरों की जो प्राइवेसी है उसकी मैं रिस्पेक्ट करूंगा, प्राइवेसी का दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल रखूंगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई आपका कोई दोस्त है वो लैपटॉप वगैरह ऑन करके छोड़ गया तो आप उसके लैपटॉप में ये देखना शुरू कर दें कि इसमें क्या है, अच्छा मैं देखो इसमें क्या पड़ा हुआ है, क्या कुछ नहीं, तो जैसा कि हम करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं अगर कोई चीज़ किसी ओपन नहीं पड़ी हुई तो मैं उसका यूज़ नहीं करूँगा उसकी इजाज़त के बगैर। आई विल रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर्स। आई विल ऑनर कॉन्फिडेंस, यानी कि मैं कॉन्फिडेंशियलिटी की भी इज्जत करूँगा। ये आ जाते हैं।
उसके बाद हमारे पास प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो अब प्रोफेशनल के हिसाब से क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं वो हम जो है डिस्कस करें। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है I will strive to achieve the highest quality, effectiveness and dignity in both the process and product of professional work। यानी कि मैं जो मेरा प्रोसेस यानी कि प्रोफेशनल वर्क में प्रोसेस और जो प्रोडक्ट होगी उसमें हाईएस्ट क्वालिटी, इफेक्टिवनेस और डिग्निटी वगैरह को अचीव करना, यानी कि उसको स्ट्राइव उसकी कोशिश मैं करूँगा। यानी कि जो मैं प्रोडक्ट वगैरह प्रोफेशनल वर्क जो मैं जिस काम में कर रहा हूँ उसमें जो प्रोडक्टिविटी होगी और जो उसका प्रोसेस होगा सब में हाईएस्ट क्वालिटी, इफेक्टिवनेस और डिग्निटी वगैरह की कोशिश कर उसमें अच्छी वैसे यानी कि कोशिश करूँगा उनको यूज़ करने की। क्योंकि अगर मैं उनमें ये सारी हाईएस्ट क्वालिटी वगैरह यूज़ नहीं करूँगा तो एट द एंड जो प्रोडक्ट वगैरह जो प्रोसेस जो मुझे मिलेगी वो जो स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ उनको मीट नहीं करेगी और उससे जो चीज़ हुआ वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसके बाद आई विल एक्वायर एंड मेंटेन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। तो आई विल एक्वायर मैं यानी कि हासिल करूँगा यानी कि जो कॉम्पिटेंस वगैरह के लिए उसको मैं एक तो बरकरार रखूँगा और उसके साथ साथ उस मज़ीद लर्निंग करूँगा ताकि बेहतर उसको बनाया जा सके। यानी कि कॉम्पिटेंस मतलब कि काबिलियत अहलियत जो होगी उसको वो भी बरकरार रखूँगा। जो करंट टाइम पे जो चीज़ें चल रही मज़ीद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी सब कुछ बढ़ता जाएगा उसके साथ इम्प्रूवमेंट भी जो वो मैं लाऊँगा। इसके अलावा आ जाता है कि I will know and respect existing laws pertaining to professional works। यानी कि प्रोफेशनल वर्क में जो भी लॉज और वगैरह जो हैं उनको जानूंगा और उनकी रिस्पेक्ट वगैरह करूंगा। यानी कि सिंपल इसमें एग्जांपल है कि अगर आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वगैरह के लिए कहा गया तो आप 2-4 उसके मॉड्यूल वो टेस्ट कर दें, बाकी छोड़ दें और कहें कि ये खुद ही टेस्ट वगैरह होते रहेंगे। तो आपको ऐसा नहीं है, जो लॉज वगैरह उनकी रिस्पेक्ट वगैरह आपको करनी चाहिए। आई विल एक्सेप्ट एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल रिव्यू। यानी कि अगर कोई भी रिव्यू के बारे में कहा जाएगा तो ओपनली मुझे वो एक्सेप्ट कर वो यानी कि अगर मुझे कोई भी किसी भी रिव्यू के बारे में कहा जाए तो मैं उसको एक तो एक्सेप्ट करूंगा और अगर उसके किसी चीज़ के रिव्यू के बारे में दोबारा मुझसे कोई पूछा जाएगा तो उसका जो है मैं वो आंसर भी वगैरह उसके बारे में बताऊँगा अभी। तो इसमें ये भी आप कह सकते हैं कि अगर आपको कोई जैसे कि आप टीम के लीडर हैं या टीम के वर्कर वगैरह हैं, कुछ भी हैं वर्कर हैं साथ, तो कोई भी आपसे किसी के रिव्यू के बारे में किसी को बारे में कोई कहता है तो आपको वो एक्सेप्ट करनी। यानी कि अगर आपको कोई कहता है कि आपने यहाँ कोई मिस्टेक वगैरह की तो आपको वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर आपने वाकई कोई मिस्टेक की हुई है तो उसको एक्सेप्ट करें, तो उसके बाद दूसरों को भी अगर कोई गलत काम करे तो उनको बताया जाए। तो उसके बाद आई विल गिव कम्प्रीहेंसिव एंड थॉरो evaluations of computer systems and their impacts including analysis of possible risks। यानी कि मैं जो कंप्यूटर की जो यानी कि कंप्यूटर के बारे में अगर मुझे कुछ भी कहा जाएगा तो मैं कंप्यूटर की सारे की यानी कि एवोल्यूशन सारा कुछ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसको कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं करूँगा, हर एक चीज़ को देखूँगा और उसके जो पॉसिबल रिस्क वगैरह में उनके बारे में स्टडी करूँगा और इन सारों चीज़ों को ऑनेस्टली के साथ वर्क करूँगा। आई विल ऑनर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स एंड असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जितनी भी जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में आपके और हमारे दरमियान जो सब कुछ है उनकी सब की ऑनर करूँगा। उसके बाद आई विल इम्प्रूव पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटिंग एंड इट्स कंसिक्वेंस। यानी कि जो मेरा सॉफ्टवेयर वगैरह के कंप्यूटिंग वगैरह के लोगों को अगर मुझे टाइम लगा तो उन सबको मैं सिखाऊंगा भी, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल एक कंप्यूटिंग के साथ में, तो मुझे उन लोगों को भी उस कंप्यूटिंग के बारे में बताना होगा। आई विल एक्सेस कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन रिसोर्सेज ओनली व्हेन अथोराइज टू डू सो। तो मैं तब तक यानी कि मैं अगर कोई भी जो कंप्यूटिंग के रिसोर्स वगैरह हैं उनको किसी की इजाज़त के बगैर यूज़ नहीं करूँगा। यानी कि जो मुझे अथोराइज हैं वही चीज़ें मैं यूज़, यानी कि मुझे लैपटॉप और मोबाइल वगैरह जो अथोराइज हैं वही मैं यूज़ करूँगा। इसके अलावा किसी और चीज़ का मैं यूज़ नहीं करूँगा, यानी कि अथोराइज चीज़ों का यूज़ करूँगा, अदरवाइज किसी और चीज़ का यूज़ नहीं करूँगा। तो इसके अलावा हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप के हिसाब से आ जाते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं वो हम तो एज अ लीडर आई विल
articulate social responsibility of members of an organization unit and encourage full acceptance of those responsibilities। यानी कि एज अ लीडर मैं क्या करूँगा, यानी कि सिंपल ये कह रहा है कि जो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे मेंबर्स होंगे उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उनको मैं आर्टिकुलेट करूँगा, यानी कि उनको वाज़ह करूँगा। यानी कि जो जो मेंबर्स होंगे, जो वर्कर्स वगैरह होंगे, एज अ लीडर जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको वाज़ह करूँगा। और दूसरी चीज़ यानी कि उन जो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उनको इस तरह जो इनकरेज करूँगा, इस तरह मोटिवेट करूँगा कि वो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट भी करेंगे। आई विल मैनेज पर्सनल एंड रिसोर्सेज टू डिज़ाइन एंड बिल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इन्हांस द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। यानी कि जो रिसोर्सेज होंगी उनको मैं ऐसे और जो रिसोर्सेज को ऐसे मैनेज और इंफॉर्मेशन सिस्टम को बिल्ड करूंगा जो क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ जो है वो इन्हांस हो जाएगी। आई विल एक्नॉलेज एंड सपोर्ट प्रॉपर ऑथराइज यूजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन रिसोर्सेज। जो कंप्यूटिंग के रिसोर्सेज होंगे उनको प्रॉपर यूज़ और एक्नॉलेज करूंगा। इसके अलावा जो ऑथराइज जगह लिमिट उन्हीं के अंदर आता है, वो चीज़ों को यूज़ करूँगा। ये नहीं कि मैं एक लीडर हूँ को जिसका मर्जी मोबाइल उठा लूँ, लैपटॉप यूज़ करने लग जाऊँ, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। जो मुझे ऑथराइज वगैरह किया गया वो प्रॉपर वे से उसका यूज़ करूँगा। लीडर होने का मैं नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाऊँगा, मतलब ये कहने का। आई विल ensure that users and those who will be affected by a design have their needs clearly articulated during the assessment and design of requirements. Later the system must be validated to meet requirements। तो यानी कि जो क्योंकि रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ही कोई भी सिस्टम डिज़ाइन और जो उसको वैलिडेट वगैरह किया जाता है, लेकिन इसीलिए मैं श्योर करूँगा कि जो इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह वो क्लियर है बिल्कुल, और उसके साथ साथ ताकि उन पर वर्क, क्योंकि अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह ही मिस अगर वगैरह आप कर देंगे कि आपकी यानी जो आपने यूज़र वगैरह से रिक्वायरमेंट ली होगी वही क्लियर नहीं होगी तो सॉफ्टवेयर कैसे कोई भी क्लियर यानी कि बिल्कुल बन सकता है। तो इसीलिए एज अ लीडर आपका जो हक बनता है कि आप कह रहे हैं कि मैं अश्योर करूंगा कि जो जितनी भी यूज़र की या स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स है वो बिल्कुल क्लियर और कंप्लीट होंगी, ताकि वो कंप्लीट होंगी और उसके बाद उनको जो है वैलिडेट वगैरह किया जाएगा। इसके बाद आई विल आर्टिकुलेट एंड सपोर्ट पॉलिसीज दैट protect the dignity of users and other affected by a computing system। तो एज अ लीडर मैं ऐसी पॉलिसीज़ बनाऊंगा कि जिसकी वजह से जो स्टेक होल्डर या यूज़र्स होगी उनकी जो डिग्निटी वगैरह होगी उसको बरकरार रखा जाएगा, उसको सपोर्ट दी होगी। तो आई विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू लर्न द प्रिंसिपल्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम्स। और मैं इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स वगैरह उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो वो क्रिएट करूँगा कि वो मज़ीद जो है वो लर्न कर सकें और जो लिमिटेशंस वगैरह कंप्यूटर सिस्टम के उनके बारे में अंडरस्टैंड वगैरह कर सकें और उनको बारे में वो जान सकें। तो ये हमारे जो है दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कुछ इसके रियल लाइफ सिनेरियोज वगैरह देखें या रियल लाइफ कह लें या फिर जो यानी कि कंप्यूटिंग वगैरह में मुख्तलिफ सिनेरियोज जो आते हैं यानी कि उनके बारे में देखें। तो एथिकल डिसीजन मेकिंग में फर्स्ट केस वगैरह के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें हमने वही जो पहले गोल्स वगैरह जो है कोड्स ऑफ एथिक्स वगैरह डिस्कस किए हैं उन सब को अप्लाई करके देखना कि किस सिनेरियो पे कौन सा अप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास मुख्तलिफ सिनेरियोज अभी आपको देखने के और ये सॉल्व हुए आपको मिल जाएंगे सब कुछ। तो सिर्फ आपने अभी इनको पढ़ना और अप्लाई करना है। तो ये सब पहला केस दिया गया अली इज़ अली डेटाबेस प्रोग्रामर वगैरह, यानी कि उसको कहा गया सिंपल आप इसको रीड आउट करेंगे तो आपकी इसकी समझ लग जाएगी। आप इसको रीड आउट करें, आपको ये अगर आप चाहते हैं यहाँ से इसको पढ़ें, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको डिटेल के साथ इनको बाद में समझा दूँगा क्योंकि अभी ट्यूटोरियल बहुत लेंथी हो चुका है। तो ये इसका यानी कि एक केस स्टडी दी गया और उसके ऊपर ये आपको कहा जा रहा है कि आपने अप्लाई वगैरह केस करना। तो अब आप ये देख सकते हैं ये अप्लाई वगैरह भी हुआ, जस्ट आप इसको रीड आउट करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि इन सारे केसेस जितने भी हैं इनको डिटेल के साथ डिस्कस हो तो वो भी आपको कह सकते हैं। तो मैं उस पर भी आपको ट्यूटोरियल बना दूंगा। तो ये सिंपल इसमें बता दूंगा पहले पे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह का जो है वो आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प की जा रही है। तो
तो उसके बाद दूसरा केस भी आगे हम जो डिस्कस करेंगे, अभी पहले केस के बारे में बताया। तो दूसरे केस में ये है कि आप पढ़ सकते हैं, इससे सिंपल वही आप बस मैं आपको ओवरऑल अगर आप स्लाइड्स वगैरह चाहिए डॉक्यूमेंट्स का स्लाइड भी आपको मिल जाएंगी, बाकी आप इसको मैं सिर्फ मूव ऑन करते हैं और आप इसको रीड आउट कर लें। तो पहले में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह का जो है वो उसने डिसीजन मेकिंग में हेल्प की है, और दूसरा जो है प्राइवेसी के बारे में आपको बता रहा है कि प्राइवेसी वगैरह का क्या इशू होता है, कैसे प्राइवेसी वगैरह जो है रियल लाइफ में अगर इसका यूज़ करें तो क्या होती है। और तीसरा ये जो आप केस 3 है ये आपको डिस्क्रिमिनेशन वगैरह के बारे में, यानी कि फेयरनेस और डिस्क्रिमिनेशन वगैरह को हाईलाइट करता है। इसके कौन कौन से इश्यूज वगैरह आपके पास हैं, यानी कि आप चीज़ों को यूज़ कैसे इमिग्रेशन और फेयरनेस और डिस्क्रिमिनेशन का कैसे हेल्प ले सकते हैं अगर आपको इन चीज़ों के बारे में कहता है। और उसके बाद हमारे पास चौथा आपका सिनेरियो होता है, इसको भी आप पॉज करके रीड कर लें, मैं सिर्फ जस्ट इनको मूव करता जा रहा हूँ। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल हो, इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप इनको अच्छे तरह से एक तरफ डिस्कस कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।